कहानी शुरू होती है सन 1845 के सितंबर महीने से, जब ब्रिटेन से दो सबसे आधुनिक नौसैनिक जहाज निकलते हैं। उनका मकसद होता है उत्तरी ध्रुव को पार करके एशिया तक जाने का एक नया रास्ता खोजना। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये दोनों जहाज और उन पर सवार सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। घटना के बाद खोजबीन करने वाली टीम उत्तरी ध्रुव में रहने वाले इनुइट लोगों तक पहुँचती है। वे उनसे जहाज के लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं और कप्तान वो उसके सहायक की तस्वीरें दिखाते हैं। इनुइट व्यक्ति बताता है कि उसने इन लोगों को जमीन पर उतरते हुए देखा था। वे घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी अशुभ और खतरनाक चीज को छेड़ दिया। अंत में उनके पास सिर्फ कप्तान के कपड़ों के कुछ बटन ही बचे थे। तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था? अब कहानी हमें उस दिन पर ले जाती है जब जहाज पहली बार सफर पर निकले थे। यूमिंग नाम के जहाज का कप्तान जॉन डेक पर खड़ा होकर निरीक्षण कर रहा होता है। तभी अचानक कंपास अजीब तरीके से घूमने लगता है, जैसे उस पर किसी अनजानी ताकत का असर हो। दरअसल उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय केंद्र हर दिन कई मील खिसका रहता है और इसका मतलब था कि वे अब आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस अच्छी शुरुआत का जश्न मनाने के लिए दोनों जहाजों के कप्तान टेरर जहाज के केबिन में साथ में खाना खाते हैं। वे बढ़िया खाना और महंगी शराब का आनंद लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नाविकों की हालत बहुत खराब होती है। वे एक छोटे से कमरे में ठूंस कर बैठे होते हैं और सूखा सादा खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक एक नाविक खाना खाते खाते खून की उल्टियां करने लगता है और रुकने का नाम नहीं लेता। जांच करने पर उसके मल में गहरे लाल रंग की नसें दिखाई देती हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि उसे स्कर्वी यानी खून की खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर डॉक्टर की बात सही निकली तो बाकी सभी नाविकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सावधानी के तौर पर कप्तान जॉन सुझाव देता है कि उस बीमार नाविक को वापस भेजकर डॉक्टर से दोबारा जांच कराई जाए। लेकिन जैसे ही दोनों जहाजों के बीच अदला बदली शुरू होती है, अचानक एक अजीब और तेज हवा चलने लगती है। टेरर जहाज का एक नाविक फिसलकर बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में वहीं जमकर मर जाता है। ये देखकर बाकी सभी नाविक डर से कांप उठते हैं। डॉक्टर उस बीमार नाविक की जांच करता है, लेकिन उसे कोई संक्रामक बीमारी का संकेत नहीं मिलता। सब थोड़ी राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी बिस्तर पर पड़ा वो नाविक डर से सामने देखने लगता है। उसे एक अजीब आदमी दिखाई देता है, जिसका ऊपरी शरीर नंगा है और चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर उसी दिशा में देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। डर के मारे वो नाविक वहीं दम तोड़ देता है। उधर उसी समय यूमिंग जहाज का सहायक कप्तान जॉन को एक गंभीर समस्या बताता है। जहाज का पंखा यानी प्रोपेलर न तो घूम रहा है और न ही वापस खींचा जा सकता है। जहाज को फिर से चलाने के लिए कप्तान एक नाविक को नीचे जाकर जांच करने का आदेश देता है कि वह 0 से 40 डिग्री नीचे जमे समुद्र में उतरकर प्रोपेलर की जांच करे। क्लिंट के शरीर से एक रस्सी बंधी होती है ताकि खतरा होने पर उसे तुरंत ऊपर खींचा जा सके। सब तैयारियां पूरी करने के बाद वह भारी हेलमेट पहनकर समुद्र में उतर जाता है। चारों तरफ टूटे हुए बर्फ के टुकड़े तैर रहे होते हैं। कुछ ही मीटर नीचे जाते ही उसे पता चलता है कि प्रोपेलर एक बड़े बर्फ के टुकड़े में फंसा हुआ है। वह चारों तरफ देखता है और जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आता तो वह काम शुरू कर देता है। लोहे की छड़ी से जोर लगाकर वह बर्फ को तोड़ देता है। वह खुश होता है कि काम इतनी आसानी से पूरा हो गया, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जब वह ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो वही नाविक होता है जो सुबह समुद्र में गिरकर मर गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब जिंदा लग रहा था और धीरे धीरे क्लिंट की तरफ बढ़ रहा था। क्लिंट इतना डर जाता है कि उसका दिल जैसे गले तक आ जाता है। वह तुरंत रस्सी खींचने लगता है। अब उसे एक पल भी नीचे नहीं रहना था। किस्मत अच्छी थी, मरने से पहले ही उसे ऊपर खींच लिया जाता है। पानी से निकलते ही वह तेज शराब के कुछ घूंट पीता है, तब जाकर थोड़ा संभल पाता है। कप्तान जॉन उससे नीचे की हालत पूछता है, लेकिन क्लिंट इसे अपना भ्रम समझकर उस चलती हुई लाश वाली बात छुपा जाता है। हालांकि बर्फ हटा दी गई थी, लेकिन जहाज की रफ्तार पर असर पड़ चुका था। अब पूरी ताकत लगाने पर भी जहाज मुश्किल से 3 नॉट की गति से ही चल पा रहा था। फिर भी कप्तान जॉन का हौसला जरा भी कम नहीं होता। उसका मानना था कि अगर वे बस 200 समुद्री मील और आगे बढ़ जाएं, तो वे उत्तरी ध्रुव को पार करके एशिया तक पहुंच सकते हैं और दुनिया के नक्शे का आखिरी खाली हिस्सा भर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ मौजूद हर इंसान को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन टेरर जहाज के कप्तान क्रोजर अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वह इस मिशन को छोड़कर पूर्वी रास्ते से वापस घर लौटने का सुझाव देता है, पर कप्तान जॉन उसके इस फैसले को ठुकरा देता है। वह आदेश देता है कि टेरर जहाज आगे बढ़कर बर्फ तोड़ेगा और दोनों जहाज पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। ये सुनकर क्रोजर गुस्से से मेज पर हाथ मारता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जॉन उससे ऊंचे पद पर था। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद पूरा दल गायब हो जाता है। दोनों जहाज मुश्किल से 100 मील भी नहीं चले थे कि अचानक तापमान और 20 डिग्री नीचे गिर जाता है। जो बर्फ पहले टूटी हुई थी अब एक ठोस दीवार बन जाती है। नाविकों को जहाज से उतरकर
हाथों से बर्फ तोड़नी पड़ती है, यहाँ तक कि बारूद से धमाके करके भी रास्ता बनाना पड़ता है, तब जाकर जहाज थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाता है। अगले दिन जब कप्तान जॉन डेक पर आकर दूर तक देखता है तो उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता। दोनों जहाज चारों तरफ से मोटी बर्फ में जकड़ चुके थे और सबसे डरावनी बात, कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। ये साफ संकेत था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सन 1845 में ये दोनों ब्रिटिश जहाज उत्तरी ध्रुव में दाखिल हुए थे, चीन तक जाने का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन वे ध्रुवीय दिन रात के चक्र में फंस जाते हैं और जहाज बर्फ में पूरी तरह जम जाते हैं। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। वे किसी तरह उस भयानक सर्दी को झेल लेते हैं। खाने का सामान अभी भी बचा था, जहाज भी ठीक चल रहा था, लेकिन बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार कप्तान जॉन सभी नाविकों को इकट्ठा करता है और 2 खोजी दल भेजता है, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। उम्मीद थी कि शायद कहीं बर्फ पिघली हो और निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन पश्चिम की ओर गया दल एक अजीब और खौफनाक चीज का शिकार बन जाता है। कई मील चलने के बाद उन्हें बर्फ का एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है। प्रकृति की इस अद्भुत रचना को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वे अपना सामान सुरक्षित रखकर उस पर चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचकर दूर देखते हैं। उन्हें जमीन जैसा कुछ दिखाई देता है। एक नाविक दूरबीन से देखता है तो उसे पत्थरों का एक ढेर नजर आता है। उन्हें लगता है कि ये शायद इनुइट लोगों का निशान हो सकता है। वे हैरान होते हैं कि कोई इंसान इतनी कठोर ठंड में सिर्फ सील का शिकार करके कैसे जिंदा रह सकता है। वे वहाँ एक मदद का संदेश छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई गुजरने वाला उसे देखे तो उनकी मदद कर सके। लेकिन जब वे वापस अपने कैंप में लौटते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका सामान रखने वाली नाव उलटी पड़ी होती है। आसपास न तो किसी इंसान के निशान होते हैं और न ही किसी जानवर के। उधर पहला दल वापस जहाज पर लौट आता है। वे बताते हैं कि वे 11 मील तक गए, लेकिन कहीं भी बर्फ पिघलने का रास्ता नहीं मिला। कप्तान जॉन हैरान होता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तभी पता चलता है कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अब कप्तान को असली खतरा समझ आता है। अगर बर्फ समय पर नहीं पिघली तो खाना खत्म होने से पहले ही वे सब भूख से मर जाएंगे। उधर दूसरा दल रात के लिए टेंट लगा रहा होता है ताकि सुबह वापस जहाज लौट सके। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता है। जब वे देखते हैं तो वह फुटबॉल के बराबर बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है। फिर उससे भी बड़ा टुकड़ा गिरता है और सीधे उनकी आग पर आ गिरता है। अगर ये उनके सिर पर गिरता तो मौत तय थी। डर के मारे सभी लोग टेंट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें एक खतरनाक जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वही ध्रुवीय भालू वापस आ गया है जिसने दिन में उनका सामान उलट दिया था, और अगर उसे नहीं रोका गया तो आज रात कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। हिम्मत जुटाकर कुछ नाविक टेंट से बाहर निकलते हैं ताकि उस जानवर का शिकार कर सकें। जैसे ही एक नाविक पहाड़ी पर चढ़ता है उसे सामने एक काली परछाई दिखाई देती है। वह बिना सोचे तुरंत गोली चला देता है और वो चीज वहीं गिर जाती है। लेकिन जब वे पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने एक बूढ़े इनुइट आदमी को गोली मार दी थी। अपने पिता को घायल देखकर हिलमैन गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी भाषा कोई नहीं समझ पाता। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज गर्जना होने लगती है। हिलमैन का चेहरा अचानक बदल जाता है, जैसे उसे किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया हो, और तभी उनके टीम लीडर ग्रे पर एक रहस्यमयी अदृश्य ताकत हमला कर देती है। ये सब कुछ शून्य से 40 डिग्री नीचे जमे उस खतरनाक इलाके में हो रहा था। घायल बूढ़े इनुइट को वे जल्दी जल्दी जहाज यूमिंग पर ले आते हैं ताकि डॉक्टर उसे बचा सके। डॉक्टर स्टैनली कैंची उठाकर उसके कपड़े काटकर घाव देखने की कोशिश करता है, लेकिन हिलमैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर उसके पिता को नुकसान पहुंचा रहा है। तभी कप्तान क्रोजर, जो इनुइट भाषा जानता है, उसे समझाता है कि डॉक्टर उसकी मदद कर रहा है। कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर अफसोस जताता है, गोली बहुत अंदर तक चली गई है, अब उसे बचाना नामुमकिन है। हिलमैन रोते हुए अपने पिता की जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह अभी उन बुरी आत्माओं को काबू में करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मरने से ठीक पहले वह बूढ़ा आदमी कुछ अजीब मंत्र बोलता है। तभी हिलमैन पागलों की तरह अपने पिता को उठाकर कहता है, इन्हें बर्फ पर मरना चाहिए, लेकिन स्ट्रेचर लाने से पहले ही उस बूढ़े की मौत हो जाती है। अब कप्तान जॉन फैसला करता है कि हिलमैन को जहाज से उतार दिया जाए ताकि आगे कोई परेशानी न हो, लेकिन कप्तान क्रोजर इसका विरोध करता है। वह कहता है कि इस अलौकिक हमले की सच्चाई जानने के लिए हिलमैन को साथ रखना जरूरी है और उसे टेरर जहाज पर ले जाया जाता है। इसी बीच डॉक्टर स्टैनली दोनों कप्तानों को बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा, एक विशाल भालू जैसे दिखने वाले जीव ने ग्रे को पकड़कर मार डाला। वहां मिले पैरों के निशान करीब 50 सेंटीमीटर बड़े थे। हालांकि ग्रे की लाश नहीं मिली, लेकिन इतना खून मिला कि कोई भी इंसान इतने खून के बाद जिंदा नहीं रह सका। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब डॉक्टर उस बूढ़े इनुइट का इलाज कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जीभ ही नहीं थी, जैसे किसी तेज चीज से काट दी गई हो। उधर क्रोजर हिलमैन से
उस बुरी आत्मा के बारे में पूछता है। हिलमैन साफ कहता है, अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना वो ताकत तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्रूजर मजबूर था क्योंकि जहाज बर्फ में फंसा हुआ था। वे तभी निकल सकते थे जब बर्फ पिघले। इसी दौरान यूमिंग जहाज पर 2 नाविक उस बूढ़े के शव को तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें उसके कपड़ों में 2 अजीब चीजें मिलती हैं, एक भालू जैसी आकृति का छोटा सा पुतला और दूसरा एक इंसान जैसा बना हुआ चिन्ह। डॉक्टर का मानना था कि ये दोनों चीजें उसके ताबीज यानी सुरक्षा के लिए हो सकती हैं। वह उन्हें वापस रखने की सलाह देता है, लेकिन जब हिलमैन अपने पिता की चीजें देखता है तो उसे ये दोनों चीजें गायब मिलती हैं। वह तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें वापस मांगता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये चीजें बहुत खास थीं। फिर भी कप्तान जॉन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वह आदेश देता है कि बर्फ में एक गड्ढा खोदा जाए और उस बूढ़े के शव को सीधे उसमें फेंक दिया जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला पूरे जहाज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसके बाद वे उस शव को ऐसे लपेटते हैं जैसे कोई भालू हो और धीरे धीरे उसे स्ट्रेचर से नीचे उतारकर पहले से खोदे गए गड्ढे की ओर ले जाते हैं। वे लोग उस बूढ़े के शव को सीधे कई दसियों मीटर गहरे बर्फ के गड्ढे में फेंक देते हैं ताकि शव पूरी तरह नीचे समुद्र में डूब जाए। वे 5-5 मीटर लंबे 2 डंडे भी उसके पीछे डाल देते हैं। ये काम असल में उस इनुइट इंसान के साथ बहुत बड़ा अपमान था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मरने से पहले उस बूढ़े ने एक बुरी शक्ति के साथ समझौता किया हुआ था और अब वे सब उस डरावनी ताकत के निशाने पर आ चुके थे। ये सब देखकर हिलमैन गुस्से से भर जाता है। वह जहाज से थोड़ी दूर बर्फ पर एक गोल घेरा बनाता है और वहाँ एक खास तरह का धुंध जैसा माहौल तैयार करने लगता है ताकि उस बुरी शक्ति को अपनी ओर खींच सके। कप्तान जॉन भले ही इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नाविकों को आदेश देता है कि वहाँ एक छुपा हुआ टेंट लगाया जाए। वह उन्हें हिम्मत देने के लिए व्हिस्की भी देता है और साफ कहता है, अगर सच में कोई ऐसी ताकत सामने आए तो उसे तुरंत मार गिराना। लेकिन सवाल ये था, उसे बाहर कैसे लाया जाए। नाविक एक खतरनाक तरीका अपनाते हैं। वे कई बड़े चूहों को पकड़ते हैं, उनका पेट चीरकर उन्हें टेंट के बाहर लटका देते हैं ताकि खून की गंध उस चीज को आकर्षित कर सके। कप्तान जॉन उनकी इस चालाकी की तारीफ करता है और इस खास पल को यादगार बनाने के लिए वह डॉक्टर स्टैनली को बुलाकर एक फोटो खिंचवाने का फैसला करता है। लेकिन डॉक्टर के लिए वो कुछ सेकंड जैसे सदियों के बराबर लगे हैं, क्योंकि उसने उस डरावनी शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही फोटो खत्म होती है वह जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही अचानक टेंट के ऊपर से वो अदृश्य शक्ति हमला कर देती है। वह एक नाविक को पकड़कर हवा में उठा ले जाती है और फिर ऊंचाई से नीचे पटक देती है। वो नाविक वहीं मर जाता है। बाकी लोग घबराकर पहाड़ी की ओर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अब जाकर कप्तान जॉन को यकीन होता है कि ये कोई आम खतरा नहीं है। उधर गोली की आवाज सुनकर कप्तान क्रूजर दूर से दूरबीन से देखता है। उसे दिखता है कि जॉन और उसके लोग बुरी तरह पीछे हट रहे हैं। वह तुरंत अपने लोगों को हथियार लेकर मदद के लिए भेजता है। इतनी ठंड थी कि ज्यादा देर देखने से उसकी पलकें तक जमने लगती हैं। सोचो, 0 से 40 डिग्री नीचे की ठंड कितनी खतरनाक होगी। उधर कप्तान जॉन मदद के लिए चिल्लाता है। उसका सहायक कुछ नाविकों को लेकर उसकी ओर दौड़ता है। जैसे ही वे पहाड़ी पार करते हैं उसी पल वो बुरी शक्ति जॉन के पैर पकड़ लेती है। दर्द से चिल्लाते हुए वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। वह ताकत उसे कई मीटर तक घसीटी हुई ले जाती है और सामने वही गहरा बर्फ का गड्ढा होता है जिसमें उन्होंने उस बूढ़े को फेंका था। अब जाकर जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे उस इनुइट इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ताकत उसी तरह बदला लेती है और जॉन को भी उसी गड्ढे में धकेल देती है। हालांकि किस्मत से जॉन तुरंत नीचे नहीं गिरता। वह बीच में अटक जाता है और कुछ पल जिंदा रहता है, लेकिन आखिरकार उसका वही घमंड और लापरवाही उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। जब यूमिंग जहाज का सहायक वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ कप्तान जॉन के शरीर का एक हिस्सा ही मिलता है। पास ही उस डरावनी शक्ति के बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आते हैं। वह तुरंत उन निशानों का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह उस गड्ढे के पास पहुंचता है और खून के निशान देखता है, उसे समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह तुरंत बाकी लोगों को बुलाकर रस्सी लाने को कहता है ताकि शव को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तब तक कप्तान जॉन गहरे, अंधेरे और बर्फीले समुद्र में डूब चुका होता है और अब मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पूरे जहाज का कप्तान था। इस बार उसे उस इनुइट बूढ़े की तरह चुपचाप दफनाना इतना आसान नहीं होने वाला था। भले ही कप्तान जॉन के शरीर का सिर्फ एक हिस्सा ही बचा था, फिर भी डॉक्टर स्टैनली ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसे साफ सुथरा तैयार किया और नौसेना के नियमों के अनुसार एक ताबूत में रखा। यूमिंग जहाज के नाविक खुद ही धीमी आवाज में गीत गाते हुए उसे विदाई देते हैं। इस मौत का सबसे ज्यादा असर उसके सहायक पर पड़ा था और सबसे ज्यादा आजादी अगर किसी को
मिली तो वो था कप्तान क्रोजर। अब जॉन की मौत के बाद वही सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। अब कोई उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन सच ये है कि क्रोजर कोई स्वार्थी इंसान नहीं था, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार कप्तान था। वह पहले भी कई बार कह चुका था कि इस मिशन को छोड़कर सबको सुरक्षित घर लौट जाना चाहिए। जॉन की याद में वह एक बड़ा शोक समारोह रखता है और जो भाषण वह पढ़ता है वो असल में ग्रे का लिखा हुआ था, वही ग्रे जो उस बुरी शक्ति का शिकार हो चुका था। सोचो, जिस इंसान ने ये शब्द लिखे वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रहा और अब उसी के शब्दों से किसी और को विदाई दी जा रही है। इसी बीच उस बूढ़े इनुइट की मौत के बाद वो बुरी शक्ति अब किसी नए